हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। साइबर क्राइम संबंधित खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष इसलिए क्योंकि आज का जो वीडियो है इसमें हम 3 ऐसी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका जुड़ाव सीधे सीधे क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होने वाले स्कैम से है। जी हाँ, पहली खबर बहुत ही शर्मसार कर देने वाली खबर है क्योंकि इसमें एक राज्य की पुलिस ने दूसरे राज्य की पुलिस को अपने राज्य में गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया, इसके बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। दूसरी खबर है जहां पर लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने अपने एक लिखित बयान में बताया है कि ईडी ने 1144 करोड़ रुपए जब्त किए हैं और ये सारे जो पैसे हैं वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा होने वाले स्कैम से संबंधित है और इसके साथ ही इन्हीं स्कैम से संबंधित 20 अलग अलग अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी खबर आ रही है उड़ीसा से, जहां उड़ीसा की EOW टीम ने यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग की टीम ने यह दावा किया है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के आड़ में चल रहे एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम का भंडाफोड़ किया है जिसमें 1000 करोड़ से अधिक की ठगी का दावा किया जा रहा है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। पहली खबर जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य की पुलिस ने यानी कि कर्नाटका राज्य की पुलिस के 4 अधिकारियों को केरल राज्य की पुलिस ने रंगे हाथों घूस लेते हुए अपने ही प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया। तो मामला पूरा क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मामला यहां भी जुड़ा हुआ है टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम से। जी हां, वही स्कैम जिसके बारे में मैं अक्सर अलग अलग वीडियोस में आपको बताता आया हूं। अगर आपको अभी भी जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जाकर के उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो हुआ यूं कि बैंगलोर में एक युवती ने, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, जिसके साथ में 26 लाख रुपए की ठगी टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के द्वारा हो गई थी, उसने जो है बैंगलोर के व्हाइट फील्ड पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में उसने बताया कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के आड़ में उसके साथ ठगी को अंजाम दिया गया और जैसा कि मैं आपको वीडियो में बताता आया हूं, ये ठगी का जो सिलसिला है वो 26 लाख रुपए तक चला, यानी कि उस महिला ने 26 लाख रुपए जो है अपने इसमें गवा दिए। अब इसके बाद क्या होता है, वो महिला जो है साइबर क्राइम के थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है जो कि व्हाइट फील्ड का थाना होता है। तो बैंगलोर पुलिस मामले की जांच शुरू करती है और जांच शुरू करने के बाद बैंगलोर से ही 2 लोकल सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार कर लेती है। उनसे जानकारी के आधार पर, उनसे पूछताछ के आधार पर ये लिंक जुड़ते हैं केरल के कोची से। ऐसा बताया जाता है कि कोची में 2 ऐसे सस्पेक्ट्स हैं जिनका नाम है अखिल और निखिल। दोनों ही क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हैं और ये दोनों जो हैं, ये जो पैसा इंडिया का है, जो भी ठगी का जो पैसा है, इसको ठिकाने लगाने का काम करते हैं। फिर क्या था, बैंगलोर पुलिस केरल पहुंच गई। केरल पहुंचने के बाद वहां कोची में जाकर के अखिल और निखिल दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों को फोन किया और बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिरौती यानी कि घूस। दरअसल उनको बताया गया कि अगर आप ये 10 लाख रुपए दे देते हैं तो हम इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देंगे। अब कौन नहीं चाहता क्लीन होना। बार्गेनिंग शुरू हुई। अखिल और निखिल दोनों ने मिला करके 3,95,000 रुपए घूस के तौर पर उन चारों पुलिस वालों को, जिसमें कि एक इंस्पेक्टर भी शामिल है, उनको जो है घूस के तौर पर ये रकम दे दी गई। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा क्योंकि उनकी जो डिमांड थी वो 10 लाख रुपए की थी। अगर उनको 10 लाख रुपए नहीं मिलते तो वो दोनों सस्पेक्ट्स को नहीं छोड़ने वाले थे। अब चूंकि 3,95,000 लेने के बाद भी दोनों ही सस्पेक्ट्स को पुलिस ने नहीं छोड़ा था और परिवार वालों पर दबाव बनाया जा रहा था कि उनको 10 लाख रुपए ही चाहिए। पैसे नहीं होने की स्थिति में या किसी भी स्थिति में एक जो है सस्पेक्ट है, उनकी मंगेतर ने पुलिस का सहारा लिया। उन्होंने केरल पुलिस के DCP को कॉल किया और बताया कि इस तरह से हमारे परिवार वालों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें भी उनका नाम नहीं लिखाया गया है, यानी कि गिरफ्तार करते समय बिना किसी नाम के ही रिपोर्ट दर्ज की गई है। इसलिए उनकी मिसिंग रिपोर्ट जाकर के उनकी मंगेतर ने दर्ज करा दी। अब इसके बाद क्या होता है, केरल पुलिस जो होती है वो हरकत में आ जाती है। सर्विलांस के आधार पर उनकी गाड़ी को ट्रेस किया जाता है और पता लगता है कि उनकी गाड़ी से ही 3,95,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। अब रंगे हाथों रकम भी मिल गई है तो करना क्या था, केरल पुलिस ने बैंगलोर की पुलिस को यानी कि कर्नाटक पुलिस के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, वो भी पैसों के साथ, और साथ में वो 2 सस्पेक्ट्स भी थे जिनको कि उन्होंने गिरफ्तार किया था। अब आप समझ सकते हैं कि जब भी हम सिस्टम से मदद की उम्मीद करते हैं, जब भी हम सिस्टम से
न्याय की उम्मीद करते हैं तो हमको क्या मिलता है वो इस पूरी घटना से आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि 26 लाख रुपए की ठगी जिस महिला के साथ हुई थी, उसके जो केस की जांच कर रहे थे वही लोग जब बाहर जाकर अपराधियों, मैं नहीं कहता कि वो अपराधी थे, हो सकता है कि वो सस्पेक्ट थे, उनसे अगर वो 10 लाख रुपए लेकर मामले को रफा दफा कर रहे थे, इसका क्या मतलब हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस वाले किसके लिए काम कर रहे हैं। वो विक्टिम जिसके 26 लाख रुपए चले गए, जो न्याय की उम्मीद से किसी साइबर थाने में पहुंचती है, अपने सारे गिल्ड्स को, सारे डर को साइड में रखते हुए वो एक थाने में पहुंचती है, रिपोर्ट दर्ज कराती है, और उसके बाद अगर इन पुलिस वालों को यहां से 10 लाख रुपए मिल गए होते तो आप सोचिए कि उस महिला को क्या न्याय मिलता। यहां पर ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं, देखिए मैं सब पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यही एक कारण है जिसकी वजह से इस तरह के मामले सॉल्व नहीं होते, क्योंकि विक्टिम तो पैसा देगा नहीं, विक्टिम के तो पैसे गए हैं। पैसा कौन दे सकता है? स्कैमर दे सकता है। अगेन मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं कि कोची से जिन सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया गया था वही दोषी हैं, हो सकता है वो भी दोषी ना हो, लेकिन चूंकि क्रिप्टो करेंसी का ये जो गेम ऐसा है जिसमें कि पैसे एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, दूसरे से तीसरे में ट्रांसफर किए जाते हैं, और कई बार लोगों को ही नहीं पता होता है कि वो किस तरह से स्कैम में शामिल हो गए हैं। तो यहां पर ना तो मैं उन दोनों को क्लीन चिट दे रहा हूं और ना ही मैं उनको अपराधी ठहरा रहा हूं। अखबार में आई हुई बात जो है वो ये है कि जो पुलिस वाले हैं, जिसमें कि एक इंस्पेक्टर भी शामिल थे, उन लोगों ने ब्राइब लेकर, घूस लेकर के इन लोगों को छोड़ने की कोशिश की, जिनके बारे में उन्हें शक था कि ये लोग उस अपराध में शामिल हैं, जिसकी वजह से उस महिला के 26 लाख रुपए गए थे। तो इस तरह की स्थिति हमारे देश में है। तो न्याय मिलने की उम्मीद कितनी है ये आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने लोकसभा के पटल पर अपने एक लिखित जवाब में यह बताया है कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1144 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं, जिनका सीधा सीधा संबंध जो है वो क्रिप्टो से संबंधित अपराधों से, क्रिप्टो से संबंधित स्कैम से रहा है। और उसी के साथ में ही पुलिस ने, यानी कि ईडी ने 20 ऐसे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है जो कि इस स्कैम में शामिल रहे हैं। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि ईडी ने वजीर एक्स नाम की कंपनी, जो कि काफी फेमस है, आप जानते ही हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसके 270 करोड़ रुपए के असेट्स को भी सीज किया है, और साथ में उनके डायरेक्टर्स के खिलाफ 2790 करोड़ के क्रिप्टो के लेन देन से संबंधित फेमा के नियमों के उल्लंघन की अनदेखी करने के कारण भी उनको नोटिस भेजा गया है। अब यहां पर ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया गया है कि कितनी अवधि में ये सब हुआ है, सिर्फ एक मोटा मोटा बताया गया है कि 1144 करोड़ रुपए का जो क्रिप्टो स्कैम जो कि दर्ज कराया गया था अलग अलग मामलों में, वहां पर इस तरह का पैसा सीज किया गया है। तो चलिए अब रुक करते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ, जहां पर उड़ीसा की EOW टीम ने, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग्स की टीम ने यह दावा किया है कि उन्होंने STA टोकन के नाम से चल रहे एक बहुत बड़ी पॉन्जी स्कीम्स का, जिसका कि 1000 करोड़ से अधिक का जो है ठगी का दावा किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि उड़ीसा में ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में नेटवर्क फैला था और उसमें करीब करीब 2 लाख से अधिक लोगों ने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि STA टोकन क्या है। STA टोकन दरअसल एक क्रिप्टो करेंसी है, और आपको यहां बता देता हूं कि इस समय लगभग 27,000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी जो है वो प्रचलन में है। उन्हीं में से एक है STA टोकन, जिसके नाम पर EOW का कहना है कि एक बहुत बड़ी ठगी का व्यापार चल रहा है। यहां पर टोकन को मास्क बना करके एक MLM पॉन्जी स्कीम्स को प्रमोट किया जा रहा है, जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे को ज्वाइन कराता है, दूसरा तीसरे को ज्वाइन कराता है, इस तरह से एक चेन बनाई जाती है, और इस चेन के माध्यम से ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाया जाता है। यानी कि इस कंपनी की कोई कार्यशैली नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ एक पॉन्जी स्कीम्स के तहत, जो कि इंडिया में पूरी तरह से बैन है, पॉन्जी स्कीम्स के तहत ही यहां पर लोगों को जोड़ा जाता है और उसके बाद उन्हें ठगी का शिकार बनाया जाता है। उड़ीसा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए STA टोकन की जो मूल कंपनी है, जिसका नाम है सोलर टेक्नो अलायंस, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, इसके इंडिया के जो हेड हैं गुरतेज सिंह संधू को राजस्थान के गंगानगर से गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ उड़ीसा के भी प्रमुख, यानी कि इस कंपनी के जो उड़ीसा के प्रमुख हैं, निरोध दास को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह कहना है कि निरोध दास के खातों से
30 करोड़ रुपए के लेन देन की भी जानकारी मिली है। यानी कि जो भी लोग इस कंपनी से जुड़ रहे थे उनका जो पैसा है वो सीधे सीधे निरोध दास के खाते में जा रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि बड़े बड़े सेमिनार्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स को हायर करके यूट्यूब के जरिए और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोर्सेस के जरिए लोगों को यहां पर एक दिन में $20 से लेकर $3000 पर डे कमाई का लालच देकर उनको अपनी कंपनी में, अपनी इस MLM स्कीम में जोड़ा जाता था। उनको इस तरह के बड़े बड़े मुनाफे का सपना दिखाया जाता था। हाल ही में गोवा में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें कि गोविंदा ने एज ए चीफ गेस्ट शिरकत किया था। जी हाँ, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब यहाँ पर शामिल हो जाते हैं तो आम तौर पर जो वहां पर अटेंड करने जाते हैं हमारे आपके जैसे लोग इस तरह की स्कीम्स को रियल समझने लग जाते हैं। उसका एक खास कारण ये भी होता है क्योंकि इन्वेस्ट करने वाले जो लोग होते हैं उनको उस समय तक पैसे मिल रहे होते हैं। वहीं पुलिस ने लोगों को यह भी सलाह दी है कि किसी भी इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले 4 बार उसके वर्किंग मॉडल को जानने की कोशिश करें। चलिए थोड़ा सा और जानते हैं कि ये STA टोकन से जो फ्रॉड है, जो संभावित फ्रॉड जिसकी बात की जा रही है, वो किस तरह का फ्रॉड है और क्यों इस तरह की कंपनी से बचना चाहिए। दरअसल होता क्या है, जब भी इस तरह का कोई टोकन लॉन्च किया जाता है जिसको कि क्रिप्टो करेंसी के कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे कि क्रिप्टो वॉलेट्स या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाता है, उस समय इसकी जो सबसे ज्यादा जो शेयर धारक होते हैं, सबसे ज्यादा जो टोकन जिनके पास होते हैं वो इन कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। अब जो थोड़े से टोकन्स होते हैं उनको मार्केट में खरीदने और बेचने के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर MLM स्कीम के द्वारा यानी कि लोगों को MLM के द्वारा जो मुनाफा दिखाया जा रहा है उसके जरिए यहां पर लोगों को जोड़ा जा रहा है। अभी STA टोकन अपनी जगह पर है, ठीक है ना, इस तरह का जो टोकन है वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं वहां से नहीं कमाऊंगा तो कम से कम MLM से तो कमा ही लूंगा। कम से कम मैं नीचे लोगों को जोड़ने से, कई सारे लोगों को जब मैं पिरामिड स्कीम में एक साथ लेकर के आऊंगा तो वहां पर मुझे कुछ ना कुछ कमीशन मिलता रहेगा और लाइफ टाइम मुझे ये कमीशन मिलता रहेगा। और मिलेगा भी क्यों नहीं, अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया है तो उसने पे करके ज्वाइन किया है, उसने किसी को ज्वाइन कराया है तो भी पे करके ज्वाइन कराया है, और साथ में ही वो इस तरह के टोकन को भी खरीद रहा है। कहां से खरीद रहा है? क्रिप्टो एक्सचेंज से खरीद रहा है। तो अब क्या हो रहा है, अगर कोई टोकन, नॉर्मली मैंने कोई टोकन लॉन्च कर दिया, उसको कोई क्यों खरीदेगा, तो उसका भाव क्या होगा? बहुत कम भाव होगा। मैं किसी भी भाव पे उसको लिस्ट कर दूं, उसका भाव नीचे होगा क्योंकि उसका कोई खरीदार नहीं है। अब यहां पर क्या किया जा रहा है, MLM के द्वारा एक हाइप क्रिएट की जा रही है। अब यहां पर जो MLM में लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो पैसे कमाने के लिए उस टोकन को वहां पे खरीद रहे हैं। अब एक्सचेंज पर क्या होता है, एक्सचेंज पर ये लगता है कि भाई इसके खरीदार बहुत ज्यादा हैं तो इसकी एक हाइप बन जाती है। हाइप बनने के कारण क्या होता है, उसकी वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। अब जब वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है, यानी कि जो टोकन $0.7 पे लिस्ट हुआ है उसकी वैल्यूएशन अप्रैल 2023 में बढ़कर $3 हो जाती है, यानी कि लगभग 300% से अधिक का उछाल दिखा जाता है। तो जो टोकन इनिशियली, जो भी लोग इसके फाउंडर हैं या जो भी इनिशियल लेवल पे जुड़े हुए होते हैं, जिन्होंने $0.7 पे ये टोकन खरीदा होता है, इतनी सारी हाइप मचाने के बाद इसकी वैल्यू बढ़ा करके कहां पहुंच गई, $3 पहुंच गई। और जब इसकी वैल्यू $3 पहुंच जाती है तो इसके जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी शुरुआती दौर पे जो इनके मेंबर्स होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा होल्ड कर रहे होते हैं इस कॉइन को या इस टोकन को, वो इसको बेचने की शुरुआत कर देते हैं। जब वो इसको बेचने की शुरुआत कर देते हैं तो जो खरीदार है वो अधिक वैल्यू में खरीद रहा है, और उसके बाद क्या होता है, इसकी डिमांड कम होती चली जाती है। डिमांड कम होती चली जाती है तो क्या होता है, वैल्यू घटती चली जाती है। आज के समय में इसकी वैल्यू कितनी है पता है आपको? $0.059, लगभग इतनी वैल्यू है इसकी। तो 0.7 से शुरू हुआ सफर $3 तक पहुंचता है और $0.059 पर आकर रुक जाता है। तो जो इसके ओरिजिनल जो शुरुआती दौर में जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शुरुआती दौर में जो इसके टोकन धारक होते हैं, उनको इसका शुद्ध मुनाफा मिल जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाइप क्रिएट करके इसकी वैल्यू बढ़ाई और वैल्यू बढ़ाने के बाद उसको उस रेट पर वहां बेच दिया, जिसकी वजह से उनको तो मुनाफा हुआ, लेकिन आगे के जो खरीदार हैं, जिन्होंने बाद में वो टोकन खरीदा है, उनको यहां पर लॉस होता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये पंप एंड डंप टेक्निक जो होती है, इसके माध्यम से इस तरह के जो प्रमोटर्स होते हैं वो इस तरह के कॉइन्स या इस तरह के किसी भी स्कीम्स के तहत लोगों को पिरामिड में जोड़ते हैं, क्योंकि लोग यहां पर अभी भी
इस लॉस से चिंतित नहीं है, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि उनके लॉस की रिकवरी जो है वो पिरामिड स्कीम से हो जाएगी। मैं यहाँ लोगों को ज्वाइन करता जाऊंगा, मुझे उसके एवज में कमीशन मिलता जाएगा। तमाम सारे प्लान्स होते हैं, 1000 से लेकर के 1 लाख तक या अधिक भी इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करने की स्कीम्स बनाई जाती हैं। अलग अलग लेवल बनाए जाते हैं, कोई पर लेवल होता है, कोई ब्लैक डायमंड, ब्लू डायमंड, अलग अलग लेवल दिए जाते हैं, अलग अलग नामकरण किया जाता है, अलग अलग जो पायदान है वो वहां पर दिए जाते हैं। और उसका जो मानक होता है वो यही होता है कि आपके अंडर कितने मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं और आपने कितनी जो है यहां पर टोकन्स को होल्ड किया हुआ है। अब यहां पर जो टोकन है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटे का काम कर रहा है, लेकिन जो मूल बिजनेस है वो क्या है? वो है एक पिरामिड स्कीम को प्रमोट करना, एक पॉन्जी स्कीम को प्रमोट करना, जहां पर इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि इसकी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। जो भी इन्वेस्टर है उसको ये पता है कि मुझे नीचे मेंबर्स को जोड़ना है और उसके एवज में मुझको एक प्रॉफिट मिलता जाएगा, जिसकी वजह से मैं हमेशा प्रॉफिटेबल रहूंगा। अभी तक कहा जा रहा है कि कंपनी लोगों को पैसे दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रही है, जिसकी वजह से EOW ने इतनी बड़ी कार्रवाई इसके ऊपर की है। अब आप कहेंगे कि क्या ये टोकन बंद हो गया? टोकन क्यों बंद होगा? वो तो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आज भी करेंगे। लेकिन इन खबरों के आने के बाद यकीनन इस तरह के टोकन्स की वैल्यू जो होती है मार्केट में वो बहुत कम हो जाती है। तो आपसे भी निवेदन है कि इस तरह की किसी भी स्कीम्स में अगर आप पढ़ते हैं तो कृपया बहुत सोच समझ कर पढ़िए, क्योंकि कई बार इसमें लेने के देने भी पड़ जाते हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि इनकी जो वेबसाइट है उसका संचालन यूरोपियन यूनियन के एक देश आइसलैंड से किया जा रहा था और उसका जो मालिक है वो हंगरी का डेविड गेज है। तो डेविड गेज जो हंगरी का है उसका इंडिया में लगातार आना जाना रहता है और तमाम बड़े बड़े सेमिनार्स, तमाम बड़े बड़े मोटिवेशनल सेशंस के दौरान लोगों को बुला करके मोटी कमाई का सपना दिखा करके इस तरह की स्कीम्स में ज्वाइन करवाया जाता रहा है। तो जो भी जानकारी मैं आप तक लाया हूं वो जानकारी सारी मैं उड़ीसा की EOW जो ये विंग है इसके जरिए जो अखबारों तक, जो न्यूज़पेपर्स तक जानकारी आई है वही जानकारी मैंने आप तक दी है। अब आपको सोचना है कि आपको इस तरह की स्कीम्स में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, क्योंकि जब आपका नुकसान होगा तो यकीनन आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, जाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।